हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो किताब हम लोग को क्या बताते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ना है, या फिर जो भी पुराने ब्यूरियल्स हैं वो हमको क्या बताते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो जैसे आप बताएं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में जो पुराने बुक हैं उनमें से एक बुक क्या है? वेद, जो हम लोग पढ़ते हैं वेद, ठीक है। यू मे हर्ड अबाउट द वेद। तो हम आप लोग वेद के बारे में सुने होंगे। देयर 4 ऑफ देम, तो 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जो 3500 साल पहले बनाया गया था। ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1000 हाइम्स, तो इसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं। कॉल्ड सूक्त और वेल सेड। हाइम्स का मतलब होता है सूक्त, और सूक्त यानी कि जो अच्छी तरह से कहा गया उसको सूक्त बोलते हैं। तो इसमें 1000 से भी ज़्यादा है सूक्त जो है। दिस हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेज। ये हाइम्स जो है उसमें गॉड्स और गॉडेज के बारे में तारीफ़ किया गया यहाँ पे, है ना, मतलब कि उनके बारे में गॉड्स और गॉडेज के प्रेज में है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 3 गॉड खास करके इंपॉर्टेंट है। अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्र गॉड ऑफ वॉरियर एंड सोम अ प्लांट फॉर विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से 3 गॉड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस वेद में, अग्नि, सोम और इंद्र। दिज हाइम्स वर कंपोज बाई सेजेज, यानी ऋषि। ये जो हाइम्स हैं, सूक्त जो है ऋषि के द्वारा कंपोज किए जाते हैं। प्रीस्ट टाउट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज इस सिलेबल। तो जो पुजारी होते थे स्टूडेंट को पढ़ाते थे इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे याद करना है ना, हर एक वर्ड को कैसे याद करना है, सेंटेंस को कैसे याद करना है। बीट बाई बाइट एंड ग्रेट केयर, मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वेर कंपोज टाउट एंड लर्न बाई मेन। तो अधिकांशतः जो हाइम्स होता था उनको कंपोज टाउट और आदमी के द्वारा ही उनको कंपोज किया जाता था, पढ़ा जाता था, याद किया जाता था। अ फ्यू वेर कंपोज बाई वीमेन। वीमेन के द्वारा काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता था। ऋग्वेद इज ओल्ड इन और वैदिक संस्कृत। तो ऋग्वेद जो है काफ़ी पुराना है। इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दीजिए। जो आज हम लोग जो स्कूल में संस्कृत सीखते हैं उससे वो डिफरेंट तरह का संस्कृत है, वैदिक संस्कृत उससे डिफरेंट है, ठीक है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ लेते हैं। संस्कृत इज द पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत जो इंडो यूरोपियन फैमिली का है, संस्कृत जो लैंग्वेज इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज का है। सम इंडियन लैंग्वेज आर असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेज सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। तो इतने सारे लैंग्वेज जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। देयर कॉल्ड फैमिली बिकॉज देयर ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। तो इसके तहत एक फैमिली का क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड जो कॉमन है, ठीक है। टेक द वर्ड्स मात्र, जैसे यहाँ बताया कि मात्र जो है संस्कृत में है, माँ हिंदी में है, मदर इंग्लिश में है, तो लगभग सब एक जैसे लगते हैं। अदर लैंग्वेज आर यूज इन सब कंटेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली। और भी इंडिया में जो भी दूसरे लैंग्वेज यूज किए जाते हैं वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो बिलोंग करते हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में सब द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पोस्ट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिलोंग टू ऑस्ट्रियो एशियाटिक फैमिली। तो झारखंड और सेंट्रल एशिया में जो बोले जाते हैं ऑस्ट्रियो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। द बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड। बुक जो है रिटन लिखे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। द ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन वाज रीड। तो अगर ऋग्वेद को रिसाइट किया जाता तो उसको लिखा नहीं गया था, है ना, और सुना जाता था, ठीक है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट फर्स्ट कंपोज। तो पहली बार जब ऋग्वेद बना तो उसके कई साल बाद, कई 100 साल बाद जो है उसको पहली बार लिखा गया, और कम से अभी से मात्र 200 साल पहले उसको प्रिंट किया गया, है ना। मतलब ऋग्वेद उतने दिन से ओरली था, ओरल फॉर्म में था। तो ऋग्वेद को आखिर पढ़ते कैसे थे हिस्टोरियंस? तो हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाउंड इट आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन द मटेरियल रिमेन द एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। तो क्या जाए कि आर्कोलॉजिस्ट जो है पुराने ज़माने में जो मटेरियल मिलता है उनसे पढ़ते हैं, इसके अलावा जो रिटन सोर्स मिलता है उससे भी पढ़ते हैं। तो उन लोग ऋग्वेद को कैसे पढ़े उसके बारे में लोग देखते हैं। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। कुछ हाइम्स जो है ऋग्वेद में डायलॉग के फॉर्म में, डायलॉग यानी कि वार्तालाप के फॉर्म में। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, ए डायलॉग बिटवीन सेज नेम विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स। तो कहा जा रहा है कि विश्वामित्र एक साधु थे और ब्यास और सतलज 2 नदी के बीच में डायलॉग हुआ था, ठीक है। दैट वर वर्शिप्ड एट गॉडेस। नदी जो था गॉडेस मतलब कि देवी के रूप में पूजा किया जाता है, आज भी किया जाता है। गंगा को भी हम लोग माँ बोलते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सच हाइम डायलॉग बिटवीन। तो कहा जा रहा है कि नीचे कोई एक एग्जाम्पल दिया गया जो मतलब ऋषि विश्वामित्र और ब्यास और सतलज के बीच का कॉन्वर्सेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है विश्वामित्र और रिवर के बीच का जो कन्वर्सेशन है। जैसे विश्वामित्र के द्वारा कहा कि ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेज लाइक 2 शाइनिंग काउज दैट लीक देयर काप्स। तो जैसे यहाँ पे विश्वामित्र के द्वारा नदी को बोला जा रहा है कि नदी पहाड़ से इस तरीके से आती है जैसे 2 घोड़े आ रहे हैं या फिर 2 गाय आ रहे हों, ठीक है, ठीक है। यू मूव लाइक चैरियट टू द सी। रथ की तरह, मतलब कि वो समुद्र की ओर जाता है। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, इंद्र की शक्ति से। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। नदी जो है पानी से भरा हुआ और लोगों को यूनाइट कर रहा है ना, मतलब डिफरेंट जगह पर रहने वाले लोग उनको जोड़ रहा है।
द रिवर, उसके बाद रिवर बोलता है कि वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ एंड गॉड्स हैव मेड फॉर अस। तो नदी बोलता है कि हम लोग जो है नदी हैं, हम लोग पानी से भरे हुए हैं, है ना, भगवान के द्वारा जो रास्ता बनाया गया उस पर हम लोग चल रहे हैं। वन वी स्टार्ट फ्लोइंग, हम लोग एक बार जब चलना चालू कर देते हैं तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं ना, वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड। व्हाई डू प्रे टू अस वो से, तो नदी की तरह कह रहा है कि आखिर तुम हमारे लिए प्रेयर क्यों कर रहे हो, तुम्हारा प्रार्थना क्यों कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे विश्वामित्र और नदी के बीच का एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट का पिक्चर है, यहाँ पे पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उससे एक पेज लिया गया यहाँ पे। द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद ऑन बर्च बार्क विच फाउंड इन कश्मीर अबाउट 150 ईयर्स अगो, इट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद। तो यहाँ जो बर्च का जो पेड़ होता था उसी के खाल से बनाया जाता था, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा जाता अधिकांश था उसी पे लिखा जाता था, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया है और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है पुणे के लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है, ठीक है। तो इससे मतलब कि ऋग्वेद में जो भी है अधिकांशतः कन्वर्सेशन के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे आप कन्वर्सेशन देख सकते हैं। तो इस कन्वर्सेशन से हिस्टोरियन क्या अमाउंट यहाँ से निकालता है, जैसे फिर विश्वामित्र, मतलब कि विश्वामित्र के द्वारा कहा गया, नदी का तारीफ किया जा रहा है कि पहाड़ से आप आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि 2 घोड़े आ रहे हैं, गाय आ रहे हैं अपने बछड़े के साथ, है ना। आप रथ पे सवार होकर समुद्र तक जाती हैं इंद्र के पावर से, है ना। आप पानी से भरी हुई हैं, हम लोग के बीच को पूरा कर दीजिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो रिवर के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग पानी से भरे हुए हैं, हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं जो भगवान के द्वारा हमको बनाया गया है, हम लोग एक बार चलना चालू कर देते हैं तो फिर रुकते नहीं है। तो इस तरह से नदी और उसके बीच में कन्वर्सेशन बताया गया है, ठीक है। हिस्टोरियन पॉइंट आउट दिस हाइम्स वाज कंपोज इन द एरिया विच द रिवर्स फ्लो। तो हिस्टोरियन ने इसे क्या पता किया सबसे पहले कि ये जो हाइम है, ये जो सूक्त है, कहाँ बनाया गया है, ऐसे एरिया में बनाया गया जहाँ पे 2 नदी फ्लो करती थी। दे ऑल्सो सजेस्ट सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउ वर वैल्यूड एनिमल्स। उसके अलावा ये भी पता चलता है कि साधु ऐसे समाज में रहता था जहाँ पे घोड़ा और गाय काफ़ी वैल्यूएबल एनिमल माना जाता था। दैट इज वाई द रिवर एज कम्पेयर टू द हॉर्स एंड काउ। तो हमेशा किसी चीज़ का तारीफ आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको हमेशा ऊँचे वस्तु से तुलना करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे रिवर को जो हॉर्स और काउ से कंपेयर किया जाए, इसका मतलब काउ और हॉर्स जो होता है उसमें वैल्यूएबल मटेरियल होता होगा, वैल्यूएबल एनिमल होता होगा। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइम्स, द गंगा एंड यमुना नेम ओनली वंस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कैटल हॉर्स एंड चैरियट्स के बारे में, कैटल हॉर्सेज और चैरियट्स यानी कि रथ के बारे में। तो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल। तो कहा जा रहा है कि प्रेयर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऋग्वेद में, खास करके कैटल के लिए बहुत सारा प्रेयर है ऋग्वेद में। और कैटल, चिल्ड्रेन एंड हॉर्सेज, तो कैटल के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, बच्चे के लिए, खास करके बेटे के लिए। हॉर्सेज के लिए, हॉर्सेज वे आर योक्ड टू द चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फाउंड टू कैप्चर कैटल। तो कहा जा रहा है कि हॉर्सेज को मतलब कि रथ में बांध दिया जाता था जो लड़ाई में यूज़ किया जाता था और फिर वहाँ से कैटल को कैप्चर करके लाया जाता था। बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, जमीन के लिए लड़ाई होता था विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर, और खास करके ऐसे जमीन जो पास्चर में यूज होते थे जिसपे चारागाह बनता था। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ली। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर, कुछ बैटल जो है पानी के लिए लड़ाई हुआ है, कुछ बैटल पीपल को कैप्चर करने के लिए भी होता था। Some of the wealth that were obtained was kept by the leaders, some was given to priest and other rest were distributed with the people। जो वेल्थ लिया जाता था, जो वेल्थ ऑब्टेन किया जाता था लड़ाई में, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है लीडर में यानी कि राजा के द्वारा रख लिया जाता था, कुछ पुजारी को दिया जाता था, बाकी लोगों में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वर यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, तो कुछ परफॉर्मेंस जो यज्ञ परफॉर्मेंस के लिए किया जाता था या सेक्रीफाइसेज यानी बलि देने में किया जाता था, ठीक है। दिस वर मीन फॉर गॉड एंड गॉडेज, और भगवान के लिए किया जाता था, गॉड या फिर देवी देवता के लिए। ऑफरिंग सच इंक्लूड घी, ग्रेन एंड सम केसेज एनिमल। तो ऐसे ऑफरिंग में क्या क्या यूज किया जाता था, घी, ग्रेन यानी अनाज, और कभी कभी एनिमल का भी यूज किया जाता था। मोस्ट मैन टूक पार्ट इन दीज वार्स, लड़ाई में मेन ही पार्टिसिपेट करते थे। कोई रेगुलर आर्मी नहीं होता था, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वार एंड पीस। तो कोई रेगुलर आर्मी नहीं होता था, बल्कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर वार और पीस के बारे में पढ़ते थे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वेर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। उनके द्वारा एक लीडर चुना जाता जो अधिकांश था मतलब काफ़ी ब्रेव होता था, स्किलफुल वॉरियर होता था, कुशल योद्धा होता था। व्हाट टू डिस्क्राइब पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे शब्दों का यूज किया जाता था। देयर आर सेवरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए कई तरीके का यूज किया जाता था। इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, खास करके उस जो काम वो करते थे उसके हिसाब से। द लैंग्वेज दे स्पीक, या फिर जो बोलते थे भाषा उसके हिसाब से। द प्लेस दे बिलोंग टू, या फिर जहाँ के रहने वाले थे उसके हिसाब से, उनके फैमिली के हिसाब से पीपल को डिस्क्राइब किया जाता था। देयर कम्युनिटी के आधार पे, कल्चरल प्रैक्टिस के आधार पे। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कुछ वर्ड के बारे में देखते हैं ऋग्वेद में के ऐसा है। देयर आर 2 ग्रुप्स वेयर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ देयर वर्क। द प्रीस्ट समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल एंड राजा। तो 2 ग्रुप के बारे में बात किया, प्रीस्ट यानी पुजारी और राजा के बारे में। तो पुजारी का क्या काम था,
तो पूजा पाठ कराना, जिसको ब्राह्मण भी बोला गया। राजा क्या था, तो नॉट लाइकली द वंस यू विल लर्निंग अबाउट लेटर, तो कहा जा रहा है कि उसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। दे डिडंट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेसेज और आर्मीज और डिड कलेक्ट टैक्सेज। तो कहा जा रहा है कि जैसे राजा हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ करते थे। जैसे हम लोग आगे जो पढ़ेंगे राजा के बारे में, उस तरीके के राजा नहीं होते थे। उनके पास कोई कैपिटल नहीं होता था, कोई सिटी नहीं होता था, है ना, कोई पहले से आर्मी नहीं होता था, टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे। जनरली सन्स डिडंट ऑटोमेटिकली सक्सेड फादर एज राजा, और जैसे जो मतलब कि बेटा होते थे जनरली अपने पिता को सक्सीड नहीं करते थे राजा के रूप में। टू वर्ड्स वर ऑफन डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। वन वाज द जन, मतलब कि दो वर्ड यूज किया जाता है एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, जन विच स्टिल यूज इन हिंदी, जन तो आज भी हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। द अदर वर्ड विश, द वर्ड वैश्य कम फ्रॉम विश, तो जो वैश्य वर्ड है वो विश से आया है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सेवरल विश और जन वाज मेंशन्ड बाय द नेम, तो कहा जा रहा है कि कई तरह के विश और जन जो है उनका नाम भी रखा गया था। तो एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता था, जन एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया जाता था, विश एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया जाता था। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जन या और विश द भारत जन, यदु जन, है ना। समटाइम द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ आर्यस एंड कॉल्ड द ओपोनेंट्स दास और दस्यु। तो कहा जा रहा है कि जो लोग हाइम्स क्रिएट किए, हाइम्स को डिस्क्राइब किए, वो अपने आप को आर्य कहते थे, और जो उसको विरोध करते थे हाइम्स को, उसको दस्यु कहा जाता था। दिस वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। दस्यु कौन होते थे, जो सेक्रीफाइस नहीं करते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। लेटर द टर्म दास और उसका फेमिनाइन दासी केम टू मीन स्लेव, बाद में दास और दासी का मतलब स्लेव हो गया। स्लेव यर वीमेन एंड मेन हु ऑफन कैप्चर्ड इन द वार। स्लेव ऐसे वीमेन या मेन होते थे जो प्रिजनर ऑफ वार हुआ करते थे, वॉर में कैप्चर किया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, उसको प्रॉपर्टी के रूप में यूज किया जाता था। हु कुड मेक देम व्हाट एवर दे वर्क दे वांट, जो मतलब कि जो भी काम उसे करवाना चाहे करवाया जा सकता था। वाइल द ऋग्वेद वाज बीइंग कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो भी पाकिस्तान वाला इलाका वहाँ पे ऋग्वेद को कंपोज किया जाता था। दिस वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, लेट अस टू सम ऑफ द दिस, तो लेकिन उसमें दूसरे जगह के बारे में भी मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पे साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ क्या होते हैं, तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसके बारे में उसको मेगालिथ बोलते हैं। सॉरी, बड़े पत्थर को मेगालिथ बोलते हैं, छोटे पत्थर को माइक्रोलिथ बोलते हैं। पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे। दिस स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पेज में एक इमेज है, यहाँ पे हम पहले इमेज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो इसको मेगालिथ बताया गया है ना, बड़े बड़े पत्थर है इसमें। देर वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल, इसको केयरफुली अरेंज किया जाता है पीपल के द्वारा। नीड टू मार्क ब्यूरियल साइट, और इसका मेन यूज किया जाता है ब्यूरियल साइट को मार्क करने के लिए, जहाँ पे किसी को दफनाया गया उसको मार्क करने के लिए, यहाँ पे हम इसको दफनाए हैं। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर अगो, इसका प्रोसेस जो है लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और आज भी साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, डेक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर वाले रीजन में इस तरह का प्रोसेस जो है। सम इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन इन मैप 2 पेज 13, तो पेज 13 में इसको दिखाया गया है मैप 2 में, है ना। तो पेज 13 में हम लोग उसको जब जाएंगे तो देख लेंगे। वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ ब्यूरियल ऑफन अंडरग्राउंड। अधिकांशतः मेगालिथ जो है आजकल अंडरग्राउंड हो चुका है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए तो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह जम गया है। समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दीज आर ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर ब्यूरियल्स बीनीथ, ठीक है। तो कहीं कहीं जो एक ही बड़ा पत्थर मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को, तो इससे भी यही पता चलता है कि उसके नीचे किसी चीज़ को दफनाया गया है। आयरन इक्विपमेंट जहाँ पे मिला है, इस तरीके का आयरन इक्विपमेंट मिला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हॉर्स इक्विपमेंट है, ये नीचे एक्सेज है, एक्स यानी जो हम लोग कुल्हाड़ी देखते हैं, बिलो एक ड्रैगर है ना। तो ऑल दिस ब्यूरियल हैव सम कॉमन फीचर, जो ब्यूरियल्स हैं जहाँ पे दफनाए गए हैं उनका कुछ कॉमन फीचर है। जनरली द डेड वेयर ब्यूरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट, उनको पॉट के द्वारा पॉट मतलब उनके साथ कोई बर्तन दफनाया जाता था, बीच में रेड ब्लैक एंड रेड वेयर, तो जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी बोला गया उस बर्तन को। ऑल्सो फाउंड टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज, तो स्केलेटन भी मिले हैं हॉर्सेज के, है ना। और आयरन के भी कुछ वेपन्स मिले हैं, हॉर्स इक्विपमेंट भी मिले हैं, ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड ऐसा भी मिले हैं। फाइंडिंग आउट सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंस को कैसे पता लगाया जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद इन द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ऐसा सोचा जाता है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मिला है ना, ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन, तो जो स्केलेटन के साथ जो ऑब्जेक्ट मिला है उसी पर्सन का हुआ होगा, है ना, जो इसके मरने के बाद उसके साथ दफना दिया गया है। मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैट इन वन अनदर, तो किसी किसी ग्रेव में कम ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, किसी में ज़्यादा ग्रेव पाए जाते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैप 2 में पहले हम लोग देख ही देते हैं ना, बार बार उसका जिक्र आ रहा है यहाँ पे, कहाँ चला गया, ऐसा तो कोई मैप है नहीं, एक मिनट।
ये मैप टू जो है मतलब कि पहले वाले चैप्टर में था, आई थिंक सेकंड चैप्टर में था, इसलिए इस चैप्टर में नहीं मिल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कहा जा रहा है कि आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा ग्रेव, मतलब सोशल डिफरेंस का पता कैसे लगाया जाता है। तो किसी किसी ग्रेव में ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिले हैं, किसी किसी में कम ऑब्जेक्ट मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट में जिसमें मिले वो आदमी अमीर आदमी था, है ना। वन स्केलेटन ड्यूड 33 गोल्ड बीट्स, जैसे एक स्केलेटन मिले हैं ब्रह्मगिरी में, वहाँ पे जो एक स्केलेटन के साथ 33 जो है गोल्ड बीट्स मिला है, 2 स्टोन बीट्स मिला है, 4 कॉपर बैंगल मिला है एंड 1 कॉन्च सेल मिला है। अदर स्केलेटन है बोलिए फ्यू पॉट्स, किसी किसी मतलब, और दूसरे स्केलेटन में सिर्फ बर्तन ही कुछ मिला है। इसे क्या पता चलता है, उस समय सोशल डिफरेंस हुआ करता होगा, है ना। लोग अमीर और गरीब में डिफरेंस करते होंगे, सम में रिच अदर पुअर सम चीफ्स एंड अदर फॉलोवर्स, ठीक है। वेयर सम ब्यूरियल्स स्पॉट मीन्स सर्टेन फैमिली, कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पता ये भी ऐसा भी लगा है कि जो ब्यूरियल ग्राउंड होते थे किसी एक फैमिली के होते थे, समटाइम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। जैसे कहा जा रहा है कि किसी किसी मेगालिथ मतलब जो बड़े पत्थर होते हैं उसके नीचे ब्यूरियल साइट होते थे, तो उसमें जो है कभी कभी एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिला है। इससे क्या पता चलता है कि परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वेयर ब्यूरिड इन द सेम प्लेस। तो ऐसे लोग जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे उनको एक ही जगह दफनाया जाता था, लेकिन एक ही समय नहीं दफनाया जाता था, क्योंकि सब एक ही साथ थोड़े मरेंगे। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वेर ब्राउट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स, तो उसके लिए होल बनाया जाता था और उसमें बॉडी को डाला जाता था। स्टोन सर्कल्स और बॉर्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोग्रेस सर्व एज साइन पोस्ट। तो कहा जा रहा है कि जो मेनली पत्थर रखा जाता था एक साइन स्पॉट के रूप में काम करता था कि यहाँ पे दफनाया जाता है हमारे फैमिली के लोगों को, और वहाँ पे फिर बाकी सारे लोगों को भी दफनाया जाता था। नेक्स्ट है स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव। इनाम गाँव में एक स्पेशल ब्यूरियल है। तो इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। भीमा नदी के ट्रिब्यूटरी है घोड़ नदी, उसी के पास ही इनाम गाँव मिला है। इनाम गाँव महाराष्ट्र में है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 एगो। हेयर अडल्ट वेर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड। यहाँ पे जो अडल्ट लोग होते थे उसको ग्राउंड के नीचे दफनाया जाता था। लेड और आउटर स्टेट, सीधा दफनाया जाता था, हेड टुवार्ड द नॉर्थ, हेड को नॉर्थ की तरफ रख के। सम टाइम ब्यूरियल्स वेर विद इन द हाउसेज, कभी कभी ब्यूरियल जो होते हैं घर के अंदर ही होते थे। वेजल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर प्लेस्ड इन द डेड, तो डेड बॉडी के साथ जो है मतलब कि ऐसे बर्तन रखे जाते थे जिसमें पानी और मतलब कि खाना रखा जा सके। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन अ लार्ज 4 लेज्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5 रूम्ड हाउस। तो कहा जा रहा है कि 5 रूम का एक घर था जहाँ पे एक आदमी को दफनाया पाया गया है ना, जिसके साथ 4 बड़ा बड़ा क्ले जार था, मतलब कि मिट्टी का बर्तन कोई था, ठीक है। और ये जो घर था वो सबसे बड़ा घर था उस साइड का, इनाम गाँव में। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैज अ ग्रेनरी, इस हाउस में ग्रेनरी भी था, मतलब अनाज रखने के लिए स्पेशल घर भी था। और बॉडी को जो रखा गया था क्रॉस लेग पोजीशन में रखा गया था, ठीक है। तो एक स्पेशल ब्यूरियल साइट है उस एरिया का। नेक्स्ट व्हाट स्केलेटल स्टडी टेल्स अस, तो स्केलेटल स्टडीज हम लोग को पता क्या चलता है, इट इज इजी टू मेक आउट स्केलेटल ऑफ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। तो कहा जाए हम लोग स्केलेटल से जैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चा का है कि बड़ा का है, क्योंकि स्केलेटल के साइज से हम लोग उसको पता लगा सकते हैं। नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड बॉय, लेकिन उससे जेंडर नहीं पता लगा सकते कि गर्ल्स और बॉय का स्केलेटल लगभग सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वाज ऑफ मैन और वुमेन, तो क्या मैन और वुमेन का था ये पता लगा सकते हैं। तो समटाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन, तो ऐसा क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्केलेटन के साथ जो सब्सटेंस मिला है उससे पता लगाया जाता है। जैसे इफ स्केलेटन फाउंड विद ज्वेलरी, यदि स्केलेटन ज्वेलरी के साथ मिला है तो पता लगाया जाता है, मतलब अंदाज लगा लिया जाता है कि विमेन का है। यदि उसके साथ कोई हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद अस ऑफन मैन आल्सो वेयर ऑर्नामेंट, लेकिन उस समय जो है मेन भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि विमेन का होगा। अ बेटर वे फॉर फिगरिंग आउट सेक्स ऑफ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो बोन स्ट्रक्चर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि मेन का है कि वीमेन का है। हीप और द पेल्विक एरिया ऑफ वीमेन जनरली लार्जर इनेबल चाइल्ड बियरिंग, तो कहा जा रहा है कि जो हीप का एरिया होता है उधर का बोन मतलब कि वीमेन का बड़ा होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। दिस डिस्टिंक्शन और बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज, ये जो डिस्टिंक्शन जो है आज का जो स्केलेटल स्टडीज हो रहा है उसके आधार पे करते हैं। अबाउट 2000 ईयर अगो देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम चरक हु रोट अ बुक ऑन द मेडिकल नोन एज चरक संहिता। तो 2000 साल पहले एक चरक नाम के एक फिजिशियन थे जो चरक संहिता नाम का बुक लिखे मेडिसिन के बारे में। देर ही स्टेट दैट ह्यूमन बॉडी हैज 361, वहाँ पे बताया कि वहाँ ह्यूमन बॉडी में 360 बोन होते हैं। दिस इज मच लार्जर नंबर देन 200, लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि 200 से 206 हड्डी के आसपास होता है, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब पुराने साइंस पे बेस्ड था, नए साइंस में 200 हड्डी बताया गया। मॉडर्न चनक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट एंड कार्टिलेजेस। चरक जो है इस फिगर को कैसे काउंट किए थे, तो टीथ जॉइंट और कार्टिलेज वगैरह को काउंट करके किए थे, ठीक है। ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव में और कौन कौन सा ऑक्यूपेशन होता था उसके बारे में, जैसे इनाम गाँव जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, वहाँ पे सीड मिले किसका, तो व्हीट का, बार्ली का, राइस का, पल्स का, मिलेट का, पीज का, सीसम का। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बेरिंग आउट कट मार्क्स दैट शो दे हैव बीन यूज्ड फॉर फूड। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे बोन्स मिले हैं एनिमल के और वहाँ उस पर बोन्स पे कट मार्क मिला है, इसका मतलब कि एनिमल का यूज किया जाता है खाने के रूप में। दिस इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग। तो जो भी आज हम लोग जानवर जानते हैं
वो सारे जानवर लगभग उसमें पाए जाते थे। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अदर वेराइटीज बेरीज वेर कलेक्टेड है। तो उस समय ये सब फल भी हुआ करते थे। आगे देखते हैं एल्सवियर उस समय दूसरे दुनिया में क्या हो रहा था। तो कहा जा रहा है चाइना के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। अराउंड 3500 ईयर एगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट इन राइटिंग इन चाइना। तो 3500 साल पहले चाइना में पहली बार लिखने का प्रोसेस चालू हुआ था। दिस राइटिंग्स पर बेस्ड ऑन एनिमल्स बोन्स। तो राइटिंग जो एनिमल बोन्स पे किए जाते थे। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स। ऐसे बोन्स को ओरेकल बोन बोलते थे। दे बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि इस बोन से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता था वहाँ के ट्रेडिशन में। किंग्स वुड स्क्राइब टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। तो किंग जो है स्क्राइब्स का यूज करते थे लिखने के लिए, मतलब कि स्क्राइब जो दूसरे के बदले लिखता है उसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे मतलब कि स्क्राइब के यूज करते हुए बोन्स पे लिखवाते थे डिफरेंट क्वेश्चन फ्यूचर के बारे में कि क्या वो लड़ाई को जीतेंगे, वुड दे विन बैटल्स, वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या फसल अच्छा होगा, वुड दे हैव सम, क्या उनको बेटा होगा। द बोन्स वेयर देन पुट इनटू द फायर। फिर बोन्स को जो है आग में डाला जाता था। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। देन फॉर्चून टेलर्स स्टडी दिस क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो जब आग में डाला था तब हड्डी जो है फट जाता था हीट के कारण। उसके बाद फिर जो ज्योतिषी होते थे वहाँ के, वो फ्यूचर के बारे में बताते थे कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो मतलब प्रोसेस समझिए, पहले हड्डी पे लिखा जाता था क्वेश्चन, उसको जलाया जाता था, और जब हड्डी फट जाता था तो वहाँ पे देखा जाता था कि क्या फ्यूचर होगा, है ना। तो इस फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए इसलिए इसको ओरेकल बोन बोलते थे, ठीक है। हालांकि कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता था, क्योंकि कल कौन जानता है ना कल क्या होगा। दिस किंग लिव इन पैलेस और इन सिटी। तो किंग जो होते थे पैलेस में, महल में और शहर में रहते थे। दे असेंबल्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ। उनके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ होता था, है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉन्ज भेजल होता था, ठीक है। लेकिन आयरन का यूज वो लोग नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऋग्वेद में देखें कि ऋग्वेद में जो मिला है उस समय का जो टूल्स, वो आयरन का भी यूज करते थे, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स। द बिगनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेद। तो वेद का जो रचना हुआ स्टार्ट हुआ था 3500 साल पहले। बिगनिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ। मेगालिथ का बनना हुआ था 3000 साल पहले। सेटलमेंट एट इनामगांव 3600 से 2700 साल पहले। चरक जो है 2000 साल पहले थे लगभग। और यदि पॉसिबल हो तो आप इसका आंसर दें, मैच द फॉलोइंग, और इसका कंप्लीट द सेंटेंस, फिल द ब्लैंक्स जो है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।